साथियों नमस्कार। परमेश तेलंग पुनः हाजिर है। हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है बाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलन। टेक्निकल टर्म है लेकिन धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था जो होती है किसी भी देश की, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, एक कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जैसे कहते हैं ना कि नरसिंह साहब राव के प्रधानमंत्री काल में या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की व्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हुई। तो ये टेक्निकल टर्म है। तो पहले तो हम बताएं बंद अर्थव्यवस्था क्या थी। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई बाहरी व्यापार नहीं होता है। और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अन्य देशों के साथ भी वस्तुओं और सेवाओं में व्यवहार व्यापार होता है। मतलब बंद अर्थव्यवस्था में तो हमारा देश, हम ही सारा लेन देन और हम ही व्यापार करने, हम ही आर्थिक चलाने, ये होती है बंद अर्थव्यवस्था, अपने एरिया तक सीमित। भारत के इवन राज्य के अंदर भी अगर कोई कहे कि सब राजस्थान के अंदर ही करेंगे व्यवस्था, हम मध्य प्रदेश से डील नहीं करेंगे, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। तो बंद अर्थव्यवस्था में कोई बाहरी व्यापार नहीं होता है। जब बाहरी व्यापार नहीं होता है तो बंद अर्थव्यवस्था में कोई आयात निर्यात भी नहीं होता है। ना हम तुमसे कुछ मंगाएंगे ना तुम हमको देंगे। और इससे ये तो लगता है कि हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि हमें बाहर की जरूरत नहीं है। तो आदर्श रूप में तो बहुत अच्छी बात है कि बंद अर्थव्यवस्था हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, मोटे तौर पे कहते हैं, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था थी। और उसके बाद कुछ सुधार आए। तो भारत सरकार ने, तत्कालीन सरकारों ने ये महसूस किया, सरकार ने, कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा लचीला और खुला बनाना पड़ेगा। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, भारत के अलावा अन्य देशों के साथ भी वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार शुरू हुआ। और विदेशी जो स्रोत थे, चाइना का इन्वेस्टमेंट आया, जापान का इन्वेस्टमेंट आया, है ना, ये जो निवेश आया उसके लिए हमने हमारे दरवाजे खोले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए, का आइए, है ना, कुछ आयात निर्यात भी करेंगे तो जो हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है हम आपको निर्यात करेंगे, उससे भी हम कुछ कमाएंगे। और आपके जो ज्यादा हो रहा है उसको हम आयात करेंगे, उससे आप कमाना। तो खुली अर्थव्यवस्था 1991 के बाद आई। और उसका बूम जो 1991 के बाद देश में आर्थिक सीनीरों बहुत तेजी से बदला। अब इसी क्रम में एक टर्म मैं पहले बताऊं, बाह्य क्षेत्र, जिसपे हम अभी टॉपिक लिया है। बाह्य क्षेत्र उस देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो विश्व के बाकी देशों से जुड़कर काम करता है। बाह्य क्षेत्र उस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो विश्व के खुद के अलावा बाकी देशों से जुड़कर काम करता है। इसमें देश के निवासियों और विदेशी राष्ट्रों के बीच में सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन होने लगते हैं। ठीक है ना, बाह्य व्यवस्था मतलब एक्सटर्नल। इसमें देश के निवासियों के संग बाहर के लोगों के भी लेन देन शुरू हो जाते हैं। तो निर्यात आयात हो जाता है, विदेशी निवेश आ जाता है, विदेशी सहायता और धन प्रेषण होता है ना, मनी का भेजना करना, मंगाना करना। हमारे बच्चे अगर मान लो अमेरिका में बैठे हैं तो वहां से वो कमा के हमको भेज सकते हैं, उनको जरूरत है हम भेज सकते हैं। तो व्यक्ति और संस्थाएं, दो देशों के बीच में धन का प्रवाह भी शुरू होता है अगर बाह्य क्षेत्र हमारा खुला है तो। अब इसके बाद दूसरी टर्म हमने कहा भुगतान संतुलन, बीओपी। तो भुगतान संतुलन में क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान, फिक्स है पीरियड, 1 साल 2 साल, भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के दौरान देश के निवासियों और विश्व के अन्य देशों के बीच सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यानी मैं अगर 2023-24 की बात करूं तो निश्चित अवधि है 23-24, उसके बीच में भारत देश के सारे लोगों का और विश्व के जो जितने अन्य देश हैं, जापान, चाइना, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, इनके बीच में जितने आर्थिक लेन देन है, इसका जो व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है ना, उसको भुगतान संतुलन कहते हैं। ताकि पता पड़े हमने कितना लिया, कितना दिया। भुगतान संतुलन, बैलेंस, संतुलन मीन्स बैलेंस, पेमेंट का बैलेंस। तो जैसे मान लीजिए आपका बच्चा
अमेरिका में पढ़ रहा है और आप उसको यहाँ से पढ़ने के लिए पैसे भेज रहे हो, तो वो जो पैसा गया वो पैसा भी भुगतान संतुलन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि दो देश के बीच में उसका डीलिंग हुआ है। तो भुगतान संतुलन में चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट, और पूंजी खाता होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो चालू खाता तो क्या होता है कि देश और देश से बाहर जो वस्तु और सेवाओं और इन्वेस्टमेंट है उसके फ्लो को बताता है, चालू खाता करंट है ना। और दूसरा होता है पूंजी खाता, जो फ्लो को नहीं बता के स्थायी रूप से जो चीज है उसको बताता है। तो चालू खाता जो है, करंट खाता है, उसमें वस्तुओं का व्यापार आ जाता है, सेवाओं का व्यापार आ जाता है, और जो भुगतान है उनका हस्तांतरण आ जाता है। मैंने गिफ्ट भेजा अपने बेटे को, वो आ जाता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो भारत का इसको जो व्यापार संतुलन कहते हैं। अब जैसे व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, इसका जो संतुलन जो था 1949-50 से लेके 15-16 तक, 2015-16 तक, इस अवधि में नकारात्मक रहा व्यापार संतुलन भारत का, इतनी लंबी अवधि में नकारात्मक रहा। तो इनमें किन चीजों में ये भुगतान संतुलन की पिक्चर होती ही है? पेट्रोलियम उत्पाद हैं, दवाएं हैं, मोती और ये जो कीमती पत्थर हैं, हीरा जवाहरात वगैरह, ये हैं, लोहा है, इस्पात है, केमिकल है, कोयला है ना, ये सब चीजें इनमें मुख्य चीज आती हैं। और कहीं से हम आयात करते हैं, कहीं हम निर्यात करते हैं। जैसे भारत जो निर्यात करता है, अमेरिका से भी करता है, नीदरलैंड से करता है, यूनाइटेड किंगडम से करता है, और इसी तरह से राज्यों से, देशों से आयात होता है। बहुत ज़्यादा फिर मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत विस्तार से इन चीज़ों की बात है। एक भुगतान संतुलन संकट की बात करूंगा। भुगतान संतुलन संकट, जिसको अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, जो भुगतान संतुलन बीओपी होता है, उसमें संकट तब उत्पन्न होता है जब किसी देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में गंभीर असंतुलन का सामना करना पड़ता है। तो उससे उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाती है। किसी देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है उसमें इम्बैलेंस हो गया, गंभीर असंतुलन हो गया, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आ गई, तो फिर भुगतान संतुलन का संकट आ जाता है। एक टर्म आती है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार वह संपत्ति होती है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे आरबीआई है, विदेशी मुद्राओं में रखता है। संपत्ति वो है जो किसी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं में रखता है, रुपए में नहीं रखता है। जैसे भारत रुपए में नहीं रखेगा, डॉलर में रखेगा, पाउंड में रखेगा। तो उसमें क्या क्या चीज शामिल हो जाती है? विदेशी बैंक नोट, जमा, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, और दूसरी जो सरकारी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज वगैरह हैं, वो शामिल हो जाती हैं। इसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। इसके बाद हम इसमें भी विनिमय दर है कि विनिमय वाला एक्सचेंज का रेट है, आप एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में कैसे कन्वर्ट करोगे। यूके में जाइए तो मोटे तौर पर हमारा 100 रुपया उनके 1 पाउंड के बराबर है। और हर रोज जैसे हम कहते हैं ना कि डॉलर की तुलना में रुपया गिर गया, रुपया बढ़ गया, ये हो गया, ये विनिमय दर होती है कि आपकी एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के कितने बराबर है, कम है, ज्यादा है, उसको विनिमय दर कहते हैं। बहुत ज्यादा इस विषय में जाएंगे हम। अगला चैप्टर लेते हैं ई कॉमर्स। बड़ा मशहूर शब्द है ई कॉमर्स। एक तो दुकान में आदमी कॉमर्स कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, एक ई कॉमर्स डिजिटल। तो जो कॉमर्स है, खरीद बिक्री है, उसके खरीद बिक्री के साथ साथ परिवहन, बीमा, बैंकिंग, है ना, बहुत सारी सेवाएं शामिल होती हैं। खरीद बिक्री में कितनी, पर्दे के पीछे कितनी चीजें हैं। परिवहन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, जा रहा है, बीमा भी इसका कराया जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया कुछ है, तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। इन सभी जो गतिविधियां हैं, इसमें जो आईटी है, सूचना और संसार है, संचार का जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को जो शामिल कर दिया जाता है,
तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहा जाता है। तो यानी ई कॉमर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, उनका उपयोग करके व्यापार किया जाता है। आज जैसे आप अमेजन से सीधा सामान मंगवाते हैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, उनकी साइट खोल के उनको ऑर्डर देके और बैंक का भी पेमेंट ऑनलाइन करके, आप दुकान पे नहीं गए। तो ये जो कॉमर्स हो रहा है, ये जो व्यवसाय हो रहा है, ये ई कॉमर्स है। ये जो डे बाय डे पूरे विश्व में बढ़ रहा है, देश में भारत में बढ़ रहा है। तो ई कॉमर्स के जो मॉडल हैं, वो ई कॉमर्स कैसे होता है? एक तो होता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय। इसमें लेन देन उत्पादक और आपूर्तिकर्ता जो हैं, लेन देन जो हो रहा है खरीदने वाला और बेचने वाला, इसमें थोक व्यापारी से थोक व्यापारी या व्यापारी से खुदरा व्यापारी, रिटेल व्यापारी, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। तो इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा ये करते हैं। एक ई कॉमर्स में होता है बी टू सी, है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर। मैं सीधा ही किसी दुकान से माल मंगा रहा हूँ, व्यवसाय से उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो उसमें क्या होता है कि उत्पादक जो है या जो रिटेल डीलर है, और वो तो बेचने वाला है और खरीदने वाला मैं सीधा उपभोक्ता। अब मैं दो व्यवसाय के बीच का मामला नहीं है, ये होता है बी टू सी। जैसे अमेजन से हम सीधा माल खरीद लें, जैसे हम फ्लिपकार्ट से सीधा माल खरीद लें। एक प्रकार होता है सी टू सी, उपभोक्ता से उपभोक्ता, कंज्यूमर ने कंज्यूमर को ही बेच दिया, जिसमें बाजार तो हुआ ही नहीं, देखा जाए तो ना कोई दुकानदारी है, लेकिन मैंने पुराना इस्तेमाल किया, वो मैंने सामान अपना बेच दिया। मेरे यहाँ सोफा रखा था, वो मैं भी कंज्यूमर ही था, है ना, व्यापारी तो हो नहीं, और किसी को पुराना सोफा भी चाहिए, उसने खरीद दिया। तो ये ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर होता है, इसको कहते हैं सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। ओ एल एक्स, ओएलएक्स ओएलएक्स में क्या होता है? पुराना सामान जो बेचते हैं, बंगाल बेच दिया, अलमारी बेच दी, ये ओएलएक्स में बेचने वाला भी कंज्यूमर है, खरीदने वाले भी कंज्यूमर है। ओएलएक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसके मार्फत हम लोग अपने कंप्यूटर वगैरह पे उसको विज्ञापन दे दिया, खरीद दिया, वो आया, पैसा दिया, चला गया, या पेमेंट भेज दिया, आपने भी उसको डिस्पैच कर दिया। तो ये सी टू सी है। इसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सी टू बी है, कंज्यूमर टू बिजनेस भी हो सकता है। सी टू ए है, कंज्यूमर से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को भी हो सकता है ना, सरकार को किसी ने माल ई कॉमर्स में बेचा। तो कई सारे मॉडल उसमें हो सकते हैं। तो भारत में भी कई प्रकार के मॉडल चलते हैं। उसमें तीन प्रकार के मॉडल चलते हैं ई कॉमर्स के। एक तो ई कॉमर्स का इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब माल की सूची, डिटेल। और इसमें क्या होता है? ई कॉमर्स की जो इकाई हुई वह यूनिट है जो बेचने वाली, वो अपने सामान और सेवाओं की एक सूची रखती है कि हम ये चीज बेचेंगे, और फिर से सीधे उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। शहर में आपने देखा होगा, सब्जी वाला भी ई कॉमर्स की इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल करता है। वो आपको व्हाट्सएप पे रोज कह देता है कि आज मेरे पास ये सब्जी अवेलेबल है, और वो इन्वेंट्री, जिसको कहते हैं इन्वेंट्री, बता देता है, और उपभोक्ता सीधा उससे मंगा लेता है। तो ये एक मॉडल भारत में चल रहा है, ई कॉमर्स का इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री मतलब माल की सूची। एक होता है मार्केट प्लेस आधारित मॉडल। मार्केट प्लेस आधारित मॉडल में क्या होता है? ई कॉमर्स कंपनी जो द्वारा एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और जो खरीदार और विक्रेता का बीच में एक माध्यम का रूप में काम करता है। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उसने, कॉमर्स कंपनी है, तो जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, उसको वो सुविधा दे रहा है बीच में अपना प्लेटफॉर्म देकर। तो इसमें भी ये यूनिट इस टाइप का मॉडल काम कर रहा है। और एक हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स मॉडल। इसमें इन्वेंट्री मॉडल भी है और मार्केट प्लेस मॉडल भी है, मिक्स मॉडल चलता है। चलिए, इसके क्रम में हम चलें तो एक उपभोक्ता, चूंकि खरीद फरोख्त की बात तो होती है और उपभोक्ता भी आ गया, इसमें कंज्यूमर भी आ गया, तो देश में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ कि कंज्यूमर के राइट्स जो हैं, उपभोक्ता संरक्षण राइट्स हैं और हमारी सुरक्षा है। ऐसा नहीं कि हमें
ई कॉमर्स में दिखा तो दिया कि साहब आपको टीवी हम 5,000 में दे रहे हैं, और पता पड़ा जब आया तो 5,000 में एक डब्बा आ गया, टीवी आया नहीं। तो हमारा जो अधिकार है उसका संरक्षण कौन करेगा? उसको देखने वाली भी तो यूनिट होनी चाहिए ना। या हमसे ज्यादा रेट ले लिया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया। उसमें पहले हम उपभोक्ता बताएं, कंज्यूमर किसको कहते हैं। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग के लिए, खुद के उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। खुद के उपयोग, बेचने के लिए नहीं, खुद के उपयोग के लिए। तो जो उपभोक्ता का अधिकार है वो ये है कि भाई खरीदा हुआ माल की गुणवत्ता, क्वालिटी हो, मात्रा जितनी कही उतनी आए, शुद्धता हो उसमें, और कीमत वगैरह की उसको पूरी जानकारी हो, उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं हो कि आपने पहले तो कीमत बताई 100 रुपये और जब आया तो पता पड़ा कि साहब इसमें वो जो आपको स्विगी वाला आपको खाना लेके आया था या जोमेटो वाला लाया उसके साथ 20 रुपये भी जोड़े हमने और सर्विस के भी जोड़े हैं। तो कीमत की जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता को पहले से अधिकार है। ये सब चीजें आती हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और अब आगे आते हैं हम लेखांकन। लेखांकन मतलब अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस तरह से होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो लेखांकन भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें वित्तीय लेन देन को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रिकॉर्डेड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षिप्त शॉर्ट में किया जाता है, ऐसा नहीं रामायण लिखी है, और फिर एनालाइज किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? प्रॉपर वे में अभिलेखित, रिकॉर्डेड, वर्गीकृत, क्लासिफाइड, संक्षिप्त, शॉर्ट में, और विश्लेषित, एनालिटिकल। ये अकाउंटिंग होती है। जैसे व्यापारी की लेखा पुस्तक जो चलती है, वो दिन में जितना बेचता है, अगर वो लेखांकन नहीं करे, अकाउंटिंग नहीं करे, तो शाम तक उसको पता ही नहीं पड़े कितना बेच दिया, कितना खरीद दिया, क्या आया क्या गया। तो उसकी अकाउंटिंग में अभिलेख होता है, रिकॉर्ड कर दिया उसने, क्लासिफाइड कर दिया कि किराना का व्यापारी तो आज हल्दी कितनी बिकी, है ना, जीरा कितना बिका, गेहूं कितना बिका, वो क्लासिफाइड कर दिया। और संक्षिप्त शॉर्ट में होता है इतने का ये आइटम दिया था, और फिर विश्लेषित हो जाता है उसको, दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, साल भर में, इतना माल मैंने बेचा, इसमें नफा हुआ, इसमें नुकसान हुआ है। इससे क्या फायदा था? प्रॉपर अकाउंटिंग होने से एक तो उसको व्यवसाय संबंधी निर्णय ले, थोड़ी देर बाद पता पड़े कि धंधा घाटे में है कि, तो व्यवसाय संबंधी निर्णय लेगा, प्रॉफिट में, लॉस में है, और जो किस ढंग से उसको क्या पॉलिसी रखनी चाहिए, रेट कम करनी है, ज्यादा करनी है, सुविधा देनी, इन सब का एक तरह से वो निर्णय ले सकता है। तो अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट आया, लेखांकन जिसको कहते हैं, लेखा करना मतलब रिकॉर्ड करना, उसको अंकित करना, ये जो लेखांकन का कंसेप्ट आया, इसको, इसके जनक जो कहते हैं, किसने लाया? कोई लूका पेसिओली। लूका पेसिओली ने दोहरी लेखा प्रणाली का वर्णन किया। दोहरी लेखा प्रणाली में क्या होता है? व्यापारी की बुक्स में लेफ्ट में मान लीजिए उसने लिखा है कि क्या क्या मैंने खरीदा, और दूसरी साइड पे लिखता है क्या क्या मैंने बेचा, और फिर दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नीचे स्टॉक आ जाता है, मात्रा में भी आ जाता है, अमाउंट में भी आ जाता है कि खुद खरीदा मैंने 1 लाख का, बेचा मैंने मान लीजिए 1,10,000 का, तो नीचे जो 10,000 का डिफरेंस है वो पता पड़ता है मेरा प्रॉफिट है। ये दोहरी लेखा पद्धति कहलाती है। दोहरी लेखा प्रणाली में दोनों तरह की लेखा प्रणाली होती है। वो रामायण टाइप नहीं होती है कि लंबा सा लिख लिया उसने, क्लासिफाइड, बिल्कुल पिक्चर बनता हो, ऐसा होता है। तो इसकी भी अपनी विश्वसनीयता हो जाती है, थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाती है, तुलना हो जाती है। तो फिर लेखांकन के प्रकार हैं। एक होता है लागत लेखांकन, कोस्टिंग, कि मुझे कोई चीज मैं बना रहा हूं तो मुझे एक्चुअली उसकी लागत कितनी हुई, है ना। अगर प्रॉपर लेखन, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज बना रहा हूं, मैं मान लो फर्नीचर का व्यापारी हूं, और अगर मैं फर्नीचर, तो मैं लकड़ी भी लाऊंगा, मैं लकड़ी में ठोकने के लिए कील भी लाऊंगा, मैं उसमें लेबर भी लगाऊंगा। तो कॉस्टिंग, मेरी एक कुर्सी कितने की पड़ी, उसमें ये सब चीजों का लागत होगा। तो मेरा लेखांकन जो है उसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है, उसमें मुझे मालूम हो कि रेट तय करने के लिए, कीमत तय करने के लिए मुझे वास्तविक लागत कितने की पड़ी। अगर एक कुर्सी बनाने में मेरे को 200 रुपये लगे, तो मैं उस पर 10-20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट लेके तो बेचूंगा। तो एक होता है लागत लेखांकन, एक होता है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है
के वित्तीय जो लेन देन है अमाउंट के, उसका आय व्यय बैलेंस शीट ये सब आती है। इससे व्यापारी को या कंपनी या कोई भी संस्था है उसको अपनी वित्तीय स्थिति का पता पड़ता है कि मैंने कितना लेन देन किया, क्या किया। तो लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन, और एक होता है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन में क्या होता है, व्यापारिक मेरे को निर्णय लेने के लिए लागत भी आ गई, इसमें बजट भी आ गया, मेरे पास कितनी पूंजी लगानी है, मेरे को कितना उधार लाना है, और फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ये जो प्रबंध लेखांकन है, ये तीसरा लेखांकन का प्रकार है। अभी हमने बताया तो लेखांकन के दो सिद्धांत है, एक तो एकल प्रविष्टि लेखांकन है, एक दोहरी प्रविष्टि लेखांकन है। दोहरी का मैंने आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट, एक साइड पे क्रेडिट यानी जमा जमा की बात है, जो मेरा आया, दूसरी साइड पे डेबिट है, जो मेरे यहाँ से गया। ये लेखांकन दोहरी पद्धति कहलाता है। और एक एकल प्रविष्टि लेखांकन में क्या होता है कि प्रत्येक लेन देन को केवल एक बार ही दर्ज करते हैं, भले वो आय आई हो चाहे व्यय आई हो। ये छोटे व्यापारी हैं जिनको बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है, वो एक सी लाइन में एक ही लिस्ट में पूरी खर्च लिख लेते हैं। जैसे हम लोग भी घर में कितना खर्चा पानी हुआ, तो हम कोई दो कॉलम नहीं बनाते हैं, हम एक डायरी में लिख लेते हैं, अच्छा तनख्वाह इतनी आई, फर्नीचर पे मैंने इतना खर्च किया, किराने का सामान इतना लाएगा, एक लेखन पे। तो ये एकल पद्धति और दोहरी पद्धति है मोटे तौर पे। इसमें भी अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। प्रशासन में इसलिए, सरकारी प्रशासन में भी लेखांकन का इसलिए उपयोग होता है। भारत सरकार की, हम अर्थव्यवस्था की बात करें कि जो बजट बनता है, राष्ट्रीय बजट बनता है, उसमें भी इस लेखांकन का बड़ा आवश्यक उपयोग है। और इसी तरह से व्यापारिक विधि भी है। तो लेखांकन का बहुत छोटी सी हमने आपको जानकारी दी। इसके बाद हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या सीन है, कृषि पे बात करें, मैं एग्रीकल्चर पे, इसमें भी बहुत डिटेल हो सकती है, मैं शॉर्ट में करूंगा कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी और रोजगार, हमने कहा ना जीडीपी में कुल कितनी हमारी सारे सेवा और वस्तुओं का जीडीपी, जो पूरे देश की हमने जीडीपी तय करते हैं, है ना, कितना उत्पादन के लेवल पे कमाया और इस टाइप की। तो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है और रोजगार एम्प्लॉयमेंट में क्या योगदान है उसकी बात करें। आजीविका यानी रोजगार, देश की लगभग 42% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। कृषि से आधारित जो जीवन है, देश की जनसंख्या का 42% कृषि पे डिपेंड है, इसलिए कृषि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वृद्धि दर की बात करूं मैं, तो पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसतन वृद्धि जो हुई है वो दर है 4.18%। कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा हमारा जहाँ डिपेंड करते हैं हम लोग 42.3%, लेकिन हमारी औसतन वृद्धि दर जो है 4.18% मात्र है। और निर्यात जो है, हम भारत का जो खाद्यान्न हमारे यहाँ उत्पन्न होता है, देखिए इतनी बड़ी कृषि है, जब हमारे 42% लोग लगे हुए हैं तो खाद्यान्न खूब बनता है, लेकिन खाद्यान्न का जो निर्यात है वो 7% हम कर पाते हैं। यानी इतना सरप्लस हमारे पास खाद्यान्न है ही नहीं कि हम निर्यात को बढ़ाएं और विदेशी मुद्रा को ज्यादा इकट्ठी करें। इसका मतलब ये हुआ कि खाद्यान्न हो रहा है वो देश की ही जरूरतों में पूरी कर देता है, जबकि देश में इतनी बड़ी जमीनें हैं, इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, इतने किसान हैं, 42% हम लोग उस पर निर्भर करते हैं, लेकिन खाद्यान्न हमारे पास इतना सरप्लस नहीं बनता है कि हम विश्व स्तर पर उसको निर्यात कर सकें। सिर्फ 7% से अधिक ही हम थोड़ा बहुत निर्यात किया जाता है। तो अब क्या निर्यात करते हैं कृषि क्षेत्र में बताएं आपको कि विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है। विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, इसका मतलब पशुपालन वगैरह में दूध सरप्लस है। वैश्विक स्तर पर अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। और वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन और जलीय कृषि उत्पादन जो है, जल से संबंधित जो कृषि है, उसमें भारत का स्थान मछली उत्पादन में तीसरा विश्व में और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्तर पे है।
तो मोर और लेस अगर देखें तो विश्व में अगर हम इस पोजीशन पे खड़े हैं तो दोनों तीनों बातें हो सकती है कि हमारा निर्यात में स्कोप तो है हमको कि हम दूध उत्पादन और करें, अंडा उत्पादन और करें। प्रथम तिथि इसलिए आ रहे हैं कि अभी दूसरे देशों में इतना नहीं है, इसलिए हमारे सबसे मैक्सिमम हम फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे आ गए। लेकिन इसमें स्कोप है हमारे निर्यात को बढ़ने की कृषि क्षेत्र में। तो कृषि में प्रॉब्लम क्या है भारत में? भूमि से संबंधित मुद्दे हैं, छोटी छोटी भूमि है, फिर भूमि का विवाद है, किसान लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है। सिंचाई के संबंधी मुद्दे हैं, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, सरकार के पास या तो पानी नहीं है या जल नीति नहीं है हमारी ढंग से। उर्वरकों से संबंधित मुद्दे हैं, फर्टिलाइजर, किसानों को फर्टिलाइजर बड़ा महंगा मिलता है, प्रॉपर सब्सिडी नहीं मिलती है। बीज संबंधी मुद्दे हैं, बीज भी संकर बीज जो होते हैं, हाइब्रिड बीज, टेक्निकल बीज, उनकी उपलब्धता सीमित है। मशीनीकरण की समस्या है, मास लेवल पर किसान, मैक्सिमम किसान हमारे यहाँ के हाथों से काम कर रहे हैं। मशीन जो होनी चाहिए, ट्रैक्टर है, कटिंग मशीन है, ये सारी, इस मशीनीकरण की भी यहाँ समस्या है। और उसके बाद विपणन समस्या, विपणन मतलब जो माल बन गया, जो उत्पाद हो गया, माल तो नहीं कहना चाहिए, जो उत्पाद हो गया उसको किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो एक शब्द आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। पिछले वर्ष जो किसानों का एक आंदोलन हुआ था देश में, वो ये कह रहे थे कि हमारी एमएसपी को आप बढ़ाइए। सरकार से भी कह रहे थे कि हमने जिंदगी भर और साल भर पूरे इतनी मेहनत करके अगर हम गेहूं उपजाते हैं, मक्का उपजाते हैं और उसके अनुसार हमको बाजार में कीमत नहीं मिलती है, तो सरकार इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी बढ़ाए और हमें सुनिश्चित करे, भले सरकार अपने बजट में से दे, खर्च में से दे, कहीं से दे, हमारे उत्पाद को ले, हमारे खाद्यान्न को ले और हमारा एमएसपी बढ़ाए। इसके लिए बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था राष्ट्रीय। तो ये विपणन की बड़ी समस्या है कि किसान अपना कहाँ माल बेचे। इसके अलावा इतनी दूर दूर ढुआनी और गाँव में किसान खेती करता है कि उसको बाजार तक लाने में भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, मार्केटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा डिस्करेज होती है कृषि और किसान। एमएसपी की जो बात मैं कर रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी एक तरह से गारंटीकृत मूल्य है कि भाई इतनी गारंटी हम देते हैं इस मूल्य की, जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दिया जाता है। यानी किसान अपना ट्रैक्टर में भर के ले आया खाद्यान्न और कृषि उपज मंडी में जो गवर्नमेंट की उसको बेच रहा है कि एक ट्रैक्टर में पूरा गेहूं उपजाया, आप खरीद लीजिए, उसकी जो मिनिमम गारंटीकृत मूल्य सरकार के द्वारा तय की गई है, वो सरकार उस कीमत को बढ़ाए तो किसानों की माली हालत, आर्थिक हालत सुधर सकती है। ये एमएसपी। तो एमएसपी के अंतर्गत आने वाली कुछ फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, तोरिया, छिलका सहित नारियल, बहुत सारी कॉमोडिटी हैं जिसमें एमएसपी की हमेशा मांग रहती है। मैं और इस डिटेल में नहीं जाकर थोड़ा सा जंप करूंगा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य ही था कि देश में अधिक से अधिक उर्वरक की दुकानें, फर्टिलाइजर की दुकानें करी जाएं। एक योजना आई थी हमारे यहाँ, मुद्रा मृदा 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 वाला मिट्टी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, SHC 2015 में आई थी। इसमें जो शिक्षित युवा हैं, महिला हैं, उनका सहायक समूह है, किसान उत्पादक संगठन है, इनके द्वारा गांव के स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी वगैरह उनको मिल सके। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHC आई थी। इस तरह से कुछ योजनाएं। और एक हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको PMKSY कहते हैं, ये 2015 में शुरू की गई थी और केंद्र ने शुरू की थी। और इसका उद्देश्य था कि सिंचाई और खेती में पानी
और जो सोर्सेज हैं जल के, इन सारी चीज़ों के लिए किसानों को फायदा मिले, उसके लिए ये योजना थी। किसानों की सहायता के लिए ई टेक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी किसानों की सहायता के लिए ई कृषि संवाद, ये ई कृषि संवाद एक ऑनलाइन मंच है, प्लेटफॉर्म है। ये किसान और जो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी समस्याओं का अगर समाधान खोजना है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने ये मंच प्रोवाइड किया। उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीधा जुड़ते हैं किसान सब और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। एक मेघदूत ऐप है। मेघदूत ऐप किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में, जिस भाषा में बोलते हैं उसमें भी, और सामान्य भाषा में भी उनकी जमीन, उनके फसल, उनके पशुधन और उससे संबंधित जो मौसम की सलाह है, कृषि सलाह है, वो मेघदूत ऐप भी देता है। कृषि पे ऋण वाली बात जहाँ आई कि किसानों को बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत है, तो एक किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना आई 1998 में, और उसका उद्देश्य था कि बैंकों द्वारा समय पर पर्याप्त कृषि ऋण सहायता किसानों को मिल जाए, उसके लिए किसान क्रेडिट स्कीम आई। किसानों के उत्थान के लिए एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको PM किसान कहते हैं, उसकी शुरुआत भी 24 फरवरी 2019 को की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसने की थी। और इसका भी उद्देश्य ये था कि किसान परिवारों को आय बढ़ाने के लिए सहायता की जाए और कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं और उसकी जो घरेलू जरूरतें हैं, उसके लिए वित्तीय आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति कराई जाए। और भी कुछ स्कीम है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, किसान मानधन योजना, PM किसान। इसका भी उद्देश्य ये था कि 2 हेक्टेयर तक जिसकी भूमि है, ऐसे 18 से 40 वर्ष की आयु के जो सीमांत किसान हैं, उनके लिए वृद्धावस्था में संरक्षण, इंश्योरेंस का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की स्कीम थी मानधन योजना। चलिए इसके बाद हम खाद्य सुरक्षा की बात करें। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई और ये केंद्र की योजना है, और इसका उद्देश्य है चावल हुए, दाल हुए, मोटा अनाज हुआ, गेहूं हुआ, या कुछ वाणिज्यिक फसलें, उनका उत्पादन बढ़ाया जाए और मिट्टी की उर्वरता जो है, फर्टिलिटी, उसके लिए कार्य करें। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, ये सितंबर 2013 में लॉन्च हुआ और इसका उद्देश्य भी ये था कि लोगों को, किसानों को उचित मूल्य पर उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी का भोजन है वो मिल जाए और खाद्य और पोषण की सुरक्षा उनको मिल जाए। ये खाद्य सुरक्षा के सारे प्रयास हैं। एक योजना और आई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, 1 जनवरी 2024, गत वर्ष अभी उससे शुरू की है और अगले 5 वर्षों में ये कुछ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इसी तरह से कुछ उत्पादन संबंधी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय तिलहन और पाम ताड़ ऑयल मिशन है, NMOOP। तिलहन और पाम जो ताड़ है, उस ताड़ के ऑयल वालों के लिए एक बड़ी और मशहूर स्कीम है PM आशा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, बड़ा व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज जो है उसके लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर दें, तो PM आशा के नाम से ये एक स्कीम आई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY
FBY 2016 है। जो फसल नष्ट हो जाती है, नष्ट होने के विरुद्ध एक जो बीमा का कवरेज है, इंश्योरेंस, उसको इंश्योर करने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए बीमा योजना है। बागवानी के लिए भी कुछ पहल की गई। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH आया, और मत्स्य पालन और जल कृषि पहल के लिए भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY आई, 2020 में प्रारंभ हुई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया था। मत्स्य पालन के लिए मत्स्य संपदा योजना। कृषि विपणन का जो मामला था, मार्केटिंग का, व्यवसाय का, एकीकृत कृषि विपणन योजना ISAM, एकीकृत कृषि विपणन योजना का उद्देश्य जो कृषि विपणन है, कृषि संबंधी जो व्यवसाय है, उसको जो आवश्यक बुनियादी ढांचा जो है उसको विकसित करने के लिए उद्देश्य था। ग्रामीण कृषि बाजार बने, इसको भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया कि ग्रामीण बाजारों को थोड़ा आधुनिक किया जाए। एक ऑपरेशन ग्रीन्स की चर्चा करूंगा। ऑपरेशन ग्रीन्स भी सरकारी एक पहल थी। इसका उद्देश्य था कि प्रमुख जो सब्जियां हैं उनकी आपूर्ति को थोड़ा सा बैलेंस्ड करें, स्थिर करें, और इसमें जो मूल्य अस्थिरता है सब्जियों में, उस मूल्य अस्थिरता को कम करें। तो टमाटर, प्याज, आलू, इन सब पे ध्यान थोड़ा ज्यादा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है। इसी तरह से एग्री उड़ान एक स्टार्टअप है। कृषि स्टार्टअप को समर्थन देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम एग्री उड़ान के नाम से बना। एग्री उड़ान का संचालन नागरिक उड्डयन मंत्रालय करता है, और कृषि उड़ान को, एग्री उड़ान को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर शुरू किया गया था। उद्देश्य था कि किसान कृषि उत्पादों को जो परिवहन करते हैं उसमें उनको सहायता मिल सके और उनको जो मूल्य प्राप्ति होती है उसमें सुधार हो सके। एक लास्ट योजना की ओर चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण, लंबा सा नाम है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण PMFME योजना, ये शुरुआत 29 जून 2020 को हुई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हुई थी। उद्देश्य ये था कि स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक लोगों की, किसानों तक की पहुंच हो। इस कारण से ये योजना आई। यहाँ हम कृषि का चैप्टर थोड़ा सा समापन करते हैं। मैं अब उद्योग पे बात करता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग, इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र जो है उसकी वर्तमान स्थिति 2023-24 जो वर्ष गुजरा है उसमें यह कि सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें उद्योग का, भारतीय उद्योग का योगदान है 27.62% जो वर्तमान मूल्य पर है, और 30.87% स्थिर मूल्य पर है। ये हमारा सकल उत्पाद में इसका योगदान है। और उद्योग व्यवस्था में रोजगार जो है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, विनिर्माण, उसमें 11.4% योगदान है रोजगार में, और निर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 13% का योगदान है। प्रमुख उद्योग सीमेंट है, विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। इस्पात है, विश्व में दूसरा स्थान है। वस्त्र है, विश्व में दूसरा स्थान है। ऑटोमोबाइल है, विश्व में चौथा स्थान है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का भी अच्छा मार्केट विश्व में भारत का बढ़ रहा है। एक टर्म आती है MSME, बहुत मशहूर शब्द है। MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये कैटेगराइज किया गया जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आए हैं, और इसके लिए सरकार ने एक अधिनियम 2020 में निकाला है। और MSME में 3 कैटेगरी बनाई कि सूक्ष्म उद्योग उसको कहेंगे जिसमें वार्षिक कारोबार 5 करोड़ तक का होता है।
लघु उद्यम उसको कहेंगे जिसमें वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक का होता है। और मध्यम उद्यम उसको कहते हैं जिसमें वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से अधिक हो और 250 करोड़ तक हो। और इसमें कुछ शर्तें और भी हैं कि इसमें संयंत्र हुए, इक्विपमेंट से मशीनरी उपकरण वगैरह में कितना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ हो। तो सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट गिनते हैं, लघु उद्योग में 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक का गिनते हैं, और मध्यम उद्यम में मशीनरी उपकरण में 10 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट निवेश को काउंट किया जाता है। एलपीजी सुधार के लिए औद्योगिक नीतियां आई। तो जिसे एक औद्योगिक नीति संकल्प है 1948 का। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी 1948 में, औद्योगिक नीति संकल्प। इसमें उद्योगों की श्रेणियां बनाई गई कि केंद्रीय सरकार का जिसमें विशेषाधिकार है, परमाणु ऊर्जा वगैरह, मिश्रित क्षेत्र है, इसमें कोयला खनिज वगैरह हैं। एक तीसरी कैटेगरी बुनियादी महत्व के उद्योग हैं, ऑटोमोबाइल, नमक, बिजली का। और एक चौथी श्रेणी थी शेष उद्योग, इन सबसे बचे हुए। तो उसके बाद 1948 के बाद एक औद्योगिक नीति संकल्प 1956 आया। इसे भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आई थी, भारत के आर्थिक संविधान औद्योगिक नीति संकल्प 56। और इस तरह से 1991 तक चला। उसके बाद बहुत सारे सुधार हुए इसमें। लाइसेंस की अनिवार्यता में कमी करने की कोशिश की गई, और जो आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र में कमी की गई कि आरक्षित क्षेत्र को थोड़ा कम किया जाए। विदेशी निवेश का उदारीकरण किया गया। विदेशी प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी, उसके लिए समझौता किया गया। ये सारा मैटर उद्योग में हुआ। उद्योग की जब बात आती है तो विनिवेश की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि सरकार पर थोड़ा सा वित्तीय बोझ कम हो जाए और लोग या दूसरी कंपनी या विदेश में आके विनिवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 आई, और सरकार ने कुछ प्रमुख पहल की। तो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, कुछ एरिया डेवलप किए गए। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, जिसको NIMZ कहते हैं, ये औद्योगिक टाउनशिप टाइप होते हैं, और उनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क और वेयर हाउस वगैरह शामिल किए गए। एक टर्म आता औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी वाले बुनियादी ढांचे होते हैं, और उनको संपर्क रहे उसको स्थापित करने के लिए औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र हैं, कुछ जगह फिक्स की हैं, उनको औद्योगिक गलियारा कहते हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च की गई मोदी सरकार के आने के बाद। ये भारत में विनिर्माण के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल थी। एक स्टार्टअप इंडिया योजना भी आई भारत सरकार की, मोदी सरकार में ही प्रारंभ हुआ 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य था कि बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान करके स्टार्टअप को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क, PM मित्र योजना आई। वस्त्र मंत्रालय ने इसको मित्र योजना को वस्त्र के लिए लागू किया। उद्देश्य था कि एक स्थान पर जो पूरी वस्त्र मूल्य की श्रृंखला है, धागा कताई का, बुनाई का, प्रसंस्करण का, रंगाई का, प्रिंटिंग का, इन सबको स्थापित करना है और एक ही स्थान पर, जिससे लॉजिस्टिक की कमी में हो। इसके लिए PM मित्रा योजना आई। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला को एक उत्पाद करे, ODOP, ये उद्देश्य आई, ये योजना आई। उद्देश्य था कि एक विशिष्ट उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण का आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाया जाए। इसी क्रम में एक PM विश्वकर्मा योजना आई 17 सितंबर 2023 को, गत वर्ष। इसका मंत्रालय था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और इसका उद्देश्य था कि कारीगरों और शिल्पकारों को बाजार का लिंक, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल लेन देन के लिए सहायता दी जाए। PM विश्वकर्मा योजना। मैं एक सूचकांक की और बात करूंगा।
व्यापार सुगमता सूचकांक, इजीनेस बढ़ाने के लिए व्यापार, ये 2019 में ये विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक प्रदर्शित किया गया। इसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट स्थान पर है और सबसे खराब प्रदर्शन सोमालिया का हुआ। और व्यापार सुगमता सूचकांक में विश्व लेवल पे भारत का प्रदर्शन ये है कि भारत 190 देशों में 63वें नंबर पर है 2019 में। और उसके पहले 2018 में 77th इसकी रैंक थी। 2019 में 63वें रैंक पर आ गया। बिजनेस रेडी बी रेडी इंडेक्स वगैरह भी एक है जिसका प्रकाशन करता विश्व बैंक है। ये थोड़ी थोड़ी हमने उद्योग क्षेत्र की बात की है, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। यहाँ मैं वापस विश्राम लेना चाहूँगा। हम अगले लेक्चर में कुछ शेष बची हुई बातों को और लेंगे इंडिया की इकोनॉमी को लेकर। प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद मुझे सुनने का। थैंक यू।